ने आज कहा पूछा है कि हाईकोर्ट में जो मामले पहले से पेंडिंग थे, क्योंकि वक्फ जो पुराना बिल था उसको हाईकोर्ट में अलग अलग हाईकोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ था, कई पेटिशन पेंडिंग थी, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्या हम इस मामले में सुनवाई करें या फिर इनको वापस हाईकोर्ट भेज दें। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारा भी दिया है कि या तो वो सुनवाई करेगा या फिर इसको हाईकोर्ट वापस भेजेगा। तो आप किस तरह से देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इसको वापस हाईकोर्ट भेजे? देखिए, अभी इस बारे में मेरे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में अधिवक्तागणों के साथ मशवरा कर ही तभी कोई बयान दे पाएंगे। इस तरह बयान देने से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, होपफुल हैं आप? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे ही। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी। क्या मुख्य बिंदु है सर जो आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि ओवरलैपिंग की गई है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। जो संविधान का मूल है, एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना था। उसके अलविदा के जुमे की नमाज में भी जिस तरह से आपने देखा कि काली पट्टी बांधने का आह्वान किया गया, और रमजान में लोग प्रेयर करते, क्राउड इकट्ठा होती, फिर ईद के दिन भी उसी काली पट्टी को बांध करके कहा गया प्रोटेस्ट करिए। हम तो देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बधाई देंगे कि उन्होंने रमजान के पवित्र महीने में अपना रोज़ा रखा, नमाज ऑफर किया और शांतिपूर्वक ईद मनाई। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रोवोक कर रही है। कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दे रखा है, तो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों प्रोवोक कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम फला तारीख को पूरे देश के मुसलमान अपने घरों की बत्ती को गुल करेंगे, या क्यों कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दिल्ली में फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर ताल कटोरा में हम। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज इसका विरोध हो रहा है, तो ये नहीं चाहते कि ये जो देश के संशोधन के बाद गरीबों को, पसमानदा को, पिछड़ों को, मुसलमानों को या महिलाओं को उनको जगह मिलेगी वक्फ बोर्ड में, बैकवर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन होगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल में होगा, तो नहीं चाहते। या उसका वक्फ का इनकम का फ़ायदा गरीबों को मिले, ओबीसी पसमानदा को मिले, महिलाओं को, बच्चों को, ये नहीं चाहते। भाई कल पीएम साहब ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये जो अभी तक इतनी लाखों प्रॉपर्टी जो देश की वक्फ की थी, जिसका फ़ायदा केवल लोग बेच रहे थे, बड़े लोग, उसका कोई फ़ायदा गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, तो हमने इसलिए संशोधन किया। ये बात अमित शाह जी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी हम कहीं सरकार नहीं लेने जा रही, और वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, मुतवल्ली मुसलमान रहेगा, वाकिफ मुसलमान रहेगा। हम तो केवल रख रखाव और सीएजी के द्वारा निर्धारित ऑडिट से ऑडिट करा के उसका इनकम गरीबों के फ़ायदे के लिए होगा। तो अब इससे साफ है कि अगर ये सरकार बेहतरी के लिए कानून लाई है, तो आप आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी कह रही ने किस बिल की ज़रूरत थी? उस बिल की जिसका वक्फ का आज एक उदाहरण नहीं दे सकते कि अभी तक कोई फ़ायदा किसी गरीब को मिला हो। किसी देश में रेलवे सेना के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है। कहीं पे आपने नहीं देखा कि अभी तक उस वक्फ से एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी या एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो। उस वक्फ से हर वक्फ वाकिफ़ अपना लिखता है कि हमारे वक्फ किए हुए प्रॉपर्टी के इनकम से लोगों को स्कॉलरशिप दी जाए, लोगों को छात्रवृत्ति दी जाए। आज उसकी कमाई कहाँ जा रही है? आज वक्फ बोर्ड अपनी तनख्वाह नहीं दे पा रही, राज्य सरकारें दे रही हैं। तो इसका मतलब अनियमितता, भ्रष्टाचार खुर्द-बुर्द हो रहा है उन मुतवल्लियों के खिलाफ। तो अगर आज उसको एक ट्रांसपेरेंट ढंग से संशोधन किया गया है, तो इसलिए ज़रूरत है। बंगाल में ही हिंसा सिर्फ हो रही है या कहीं ना कहीं लगता है आपको कि टीएमसी या सरकार वहाँ उकसा रही है लोगों को? नहीं, आप देखिए कि पिता पुत्र मार दिए गए घर से खींच के, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाने के बजाय आज कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिल रही, तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा था, रोहिंग्या बांग्लादेशी तक तांडव कर रहे थे। प्रोटेस्ट नहीं था, वो
घरों को जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। ये प्रोटेस्ट है कि ये डकैती है, ये हत्या है, लूट है, और इसके बाद सरकार चुप खड़ी हो, उसकी पुलिस मूक दर्शक बनी रहे। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजा है तब, लेकिन इसके बावजूद आज 24 परगना में शुरू हो गया वही दंगा, दूसरे और जिलों में फैल रहा। तो ये कहीं ना कहीं उन दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण है, और जो वायलेंस हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। आज नेशनल हेराल्ड राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस कह रही है सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज हो। पूछताछ नहीं हो रही है, ये 2008 से मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड्स की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ में कैसरबाग, कोलकाता में चौरंगी पे, मुंबई में चौपाटी पे, इसी तरीके से कोलकाता चंडीगढ़ में, तो वो 2000 करोड़ की एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड्स की, जो आज़ादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था, नवजीवन, कौमी आवाज़, उसको बंद करके और यंग इंडिया बना करके वो सारी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को साइफन कर लिया, और उसमें 38% राहुल का शेयर, 38% सोनिया का शेयर, 76%। तो अब ये तो भ्रष्टाचार की ऐसी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी। और उसके बाद अगर उसमें चार्जशीट लगी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के किसी इशू पर नहीं प्रोटेस्ट करेगा, जनता की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अब वो केवल गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद। कल मिले खड़गे साहब से और राहुल गांधी से, दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पर मामले चल रहे हैं। एक तरफ जमीन के बदले नौकरी का मामला है, एक तरफ नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसमें यंग इंडिया कंपनी बनाकर उसके शेयर का कैसे अपने नाम करा लिया, ये मामला है। तो दोनों को जवाब अदालत को भी देना है और जनता की अदालत में जाने के लिए भी दोनों मजबूर हैं। तो दो मजबूर लोगों का गठबंधन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कौन किसको कितना दबाता है। तेजस्वी यादव कल की मीटिंग के बाद भी ये तय नहीं करा पाए कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं, और राजद कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीट देने को तैयार नहीं। इसलिए दोनों का द्वंद्व है, झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खड़गे साहब, राहुल जी और तेजस्वी यादव को मीटिंग करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मामला हल नहीं हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को कोई भी एनडीए की सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। कल भी है वो इंडिया अलायंस की है, कल वो ग्रैंड अलायंस की मीटिंग होने वाली है। तेजस्वी यादव कल यहाँ पर करेंगे, मीटिंग करेंगे कांग्रेस में। देखिए, ये लोग जनता के बीच में तो जाते नहीं हैं, जनता के बीच में इनकी कोई साख नहीं है। पूरे बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। अब ये राहुल गांधी को डर लग रहा है कि कहीं दिल्ली की तरह कांग्रेस यहाँ जीरो ना हो जाए, इसलिए वो लोग एक्टिव हो गए हैं। और तेजस्वी यादव को डर लग रहा है कि राहुल जी का साथ लेने के बाद कहीं 23 सीट भी ना आए, का विपक्ष का नेता का पद भी ना मिले। तो यहाँ ये लोग विपक्ष में अच्छा नंबर आ जाए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये बैठक कर रहे हैं। और इनको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री मधुबनी आने वाले हैं, बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी बैठक कर लें, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पराजित नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। एक अनुभव वाले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और तेजस्वी यादव सिर्फ नीतीश कुमार जी के सेहत के बारे में
बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बारे में ये कहना कि उनको हाईजैक कर लिया गया है। उनको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी पूरी मेहनत से बिहार की प्रगति में लगे हुए हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्द बोलकर वो बिहार का अपमान कर रहे हैं। नीतीश जी के बेटे भी हैं निशांत कुमार, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो कोई ये दिक्कत नहीं, निशांत जी ने सही कहा है। हम सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मैदान में जाएंगे चुनाव के और एनडीए की सरकार बनाएंगे। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब के खिलाफ पूरे मामले में जिस तरीके से चार्जशीटेड हुआ, उसको लेकर पूरे कांग्रेस अब प्रोटेस्ट कर रही है देश में। नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट किस लिए कर रही है? जो नेहरू जी ने कंपनी बनाई उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे। एक यंग इंडिया बना के जिसके 38% शेयर राहुल गांधी जी के पास, 38% सोनिया जी के पास, और पूरी उस पर जो लोन था उसको 50 लाख में वेव करके और पूरी कंपनी और उसकी इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी लेने की जो साजिश की थी उसका पर्दाफाश हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे, क्या ये केस गलत है? क्या जो जवाब उनसे मांगा गया उनके पास इसका क्या जवाब है? प्रदर्शन करने से क्या होगा? ईडी अपना काम कर रही है और करती रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है वो सुनवाई। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरी तरह बिहार से लेकर देश के हर हिस्से में सिर्फ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये उम्मीद की किरण है। गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए वक्फ का जो एक्ट लाया गया है, ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छी नीयत से ये एक्ट लाए हैं ताकि गरीबों का हक मिले। जो लोग बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो कुंडली मारकर वक्फ की जायदाद पर बैठे हैं, जो लोग वक्फ की जायदाद को लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। इससे गरीब मुसलमान को कोई दिक्कत होने वाली नहीं। और इसमें दुष्प्रचार जो हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। न मस्जिद की ज़मीन जाएगी, न ईदगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न मज़ार की, कहीं भी 1 इंच ज़मीन जाने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग कब्जा किए बैठे, जो लोग वक्फ की जायदाद को लूटे बैठे, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो आम मुसलमानों को उकसा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा करा रहे हैं। देश के अंदर सब जगह जा जाकर कांग्रेस, राजद, सपा, MIM के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुर्शिदाबाद में घटना घटती है, ममता बनर्जी कहते हैं मरते दम तक हम है वो कानून को लागू नहीं होने देंगे, कह रही है कि भाजपा वो समाज को बांटने का काम कर रही है। देखिए, ममता जी कौन होती हैं भारत का कानून न लागू करने का बयान देने के लिए? ये संसद में कानून बना, TMC ने भी पार्टिसिपेट किया, वोट खिलाफ में किया, लेकिन बहुमत से लोकतंत्र चलता है और संसद में ये पास हुआ। अब ये कानून लागू हो गया है। ममता जी जमायतुल उलमा हिंद की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रही हैं। वो जाकर तरह तरह की बातें कर रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं, और भड़काकर लोग जिस तरह का संदेश देना चाहती, पूरे बंगाल को आग में झोंकना चाहती, और बंगाल से निकली हुई चिंगारी को पूरे देश में फैलाना चाहती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता जी आग से खेल रही हैं और भारत के मासूम मुसलमानों को भड़का रही हैं वोट के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों के कंधे का दुरुपयोग कर रही हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है नीतीश कुमार जी को लेकर के इंसिडेंट किया जा रहा है, वो चुप क्यों है, कैसे? ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया है, ममता जी उससे तुलना भी नहीं कर सकती हैं। ममता जी का एक ही काम है कि अपने वोट की सियासत के लिए मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, मुसलमानों को गुमराह करना, भड़काना, तुष्टीकरण के रास्ते पर चलना। और नीतीश कुमार यहाँ बीजेपी के साथ मिलकर माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर हम लोग आज भी बैठक कर रहे हैं, बिहार में जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ये बिल किसी की
किसी मुसलमान की मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या खानका पर कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि जो वक्त की जायदाद पर लोग कब्जा किए बैठे हैं उनके खिलाफ ये बिल है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान के पक्ष में ये बिल है, ये देश को जानना चाहिए।